नमस्कार, विज्ञान जगत के एक और एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। विज्ञान जगत में आज हम बात करेंगे उस टेक्नोलॉजी की जिसने हमारे मोबाइल नेटवर्क की दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 5G टेक्नोलॉजी की। जैसे कि 2G आया, 2G नेटवर्क आने से हम कॉलिंग के साथ जुड़े, फिर 3G ने हमें इंटरनेट से जोड़ दिया, 4G ने हमारी वीडियो स्ट्रीमिंग को बढ़ावा दे दिया और 5G एक नए डिजिटल रेवोल्यूशन को लेकर आया है। 4G ने जहां लोगों को जोड़ा, 5G मशीनों को जोड़ रहा है, यानी IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एक नए युग को बढ़ावा दे रहा है। किस तरह से 5G हमारे ग्रामीण खासकर किसानों की ज़िंदगी को बदल रहा है, या तो ये आजकल की कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़, चाहे फिर वो एडुटेक हो, चाहे वो हमारी टेलीमेडिसिन हैं, चाहे वो हमारी ऑटोमेशन है, मशीन लर्निंग है, इन सभी सेक्टर्स को किस तरह बढ़ावा दे रहा है, इन सभी बातों पर बात करने के लिए, इन्हें समझने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सिमरनजीत सिंह। नमस्ते जी। डॉक्टर सिंह, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी है। जी, 5G जिसको हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपने नेटवर्क को चेक करते हैं, 4G चल रहा है, 5G चल रहा है, वो असल में है क्या और उसका 4G से क्या डिफरेंस है? जो 5G है, जैसे 4G का एक अपर वर्जन है जी, जिसमें बेसिक डिफरेंस है स्पीड और कैपेसिटी का। ओके। 4G में जो हमारी लेटेंसी का मतलब ट्रांसमीटर से रिसीवर जाने का, डाटा जाने का टाइम कितना है, वो मोर देन 50 मिलीसेकंड था। जी। 5G में इट इज़ लेस देन 1 मिलीसेकंड। देन यू कैन इमेजिन कि कितनी ज़्यादा स्पीड हमारी आ चुकी है 5G टेक्नोलॉजी में। और ऐसा नहीं है कि हम 4G को भूल गए हैं। जी, अभी चल रहा है। अभी चल रहा है, वो भी 3G भी चल रहा है, 2G भी चल रहा है। पुरानी टेक्नोलॉजी को हम भूले नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हम सेम ही यूज़ कर रहे हैं, पर थोड़ा सा उसको और बढ़ा के जो रिसोर्स पैटर्न है वो सेम ही है, उसमें कुछ नए एंटीनास लगा के, कुछ नई टेक्नोलॉजी लगा के उसको 5G टेक्नोलॉजी हमने बनाई है। और जो मेजर डिफरेंस है वो है बैंडविड्थ का। 5G टेक्नोलॉजी में हमने कुछ और फ्रिक्वेंसीज को भी ऐड किया है, जैसे मिलीमीटर वेव टेक्नोलॉजी। अब 6G के में, जैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला कि 6G भी हम 2030 तक इम्प्लीमेंट करने का उनका एम है, तो उसमें हम सब टेराहर्ट्ज़ और टेराहर्ट्ज़ बैंडविड्थ में भी काम करेंगे। तो इन टर्म्स ऑफ स्पीड, इन टर्म्स ऑफ बैंडविड्थ, इन टर्म्स ऑफ IoT कनेक्टिविटी, मशीन लर्निंग, AI, 5G इज़ एडवांस वर्जन ऑफ 4G टेक्नोलॉजी। जी, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीड एंड बैंडविड्थ कैपेसिटी इट कैरीज, अब बात हम अगर 5G की रिलेशन की करें कि किस किस एरिया में 5G एप्लीकेबल है, इन सिर्फ एक स्पीड को अगर हम छोड़ दें तो कौन से एरियाज़ में इसकी एप्लीकेबिलिटी ज़्यादा है, या डे टू डे लाइफ हमारी अगर कहें, किस तरह से ये चेंज कर रहा है? अपार्ट फ्रॉम स्पीड, अगर मैं एजुकेशन की बात करूं जी, आजकल हम स्मार्ट क्लासरूम की बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि AR VR की, होलोग्राफी की, कि जो टीचर है वो शायद कनाडा, अमेरिका या किसी और सिटी में बैठा है और वो यहाँ पे हमारे क्लासरूम में पढ़ा रहा है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द होलोग्राफी। और उसको भी वैसे ही दिख रहे हैं सभी जैसे हम क्लासरूम में बैठे हैं। तो एक वर्चुअल रियलिटी लेके आनी कि बच्चों को ऐसे लगे वो सचमुच टीचर पढ़ा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस तो है आजकल, हम ऑनलाइन वीडियोस भी मतलब देखते हैं, बट जो आई टू आई कांटेक्ट है, एक वो जो कनेक्शन बनता है टीचर और स्टूडेंट्स में, उसमें 5G टेक्नोलॉजी बहुत हेल्प करेगा। अगर मैं और एरिया की बात करूँ, इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री में हम रोबोट्स यूज़ कर रहे हैं जी, तो उन रोबोट्स में कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, टाइमली कम्युनिकेशन, यस, सिंक्रोनाइजेशन होनी बहुत ज़रूरी है, और उसमें हमें जो लेटेंसी है बहुत कम चाहिए जो 5G टेक्नोलॉजी दे सकती है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, डिफेंस सेक्टर में 5G बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रही है, क्योंकि 5G में इन्हेंस सिक्योरिटी भी है, डाटा सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हम कह सकते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम स्पीड देयर आर मैनी सेक्टर्स जिसमें 5G टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। जी जी, अभी आपने एक टर्म यूज़ की, लेटेंसी। अगर हम अर्बन एरियाज़ में बात करें तो कनेक्टिविटी, स्पीड या बैंडविड्थ एक्सेसिबल है,
लेकिन रूरल एरियाज़ में अगर हम बात करें तो डेटा लेटेंसी या पैची नेटवर्क, ये टर्म्स हमको, ये प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलती हैं। सो क्या पॉसिबिलिटी है कि हम एक थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ आवर कंट्री हम एक सिक्योर, सीमलेस और इक्वल स्पीड का नेटवर्क चला सकते हैं? देखिए, ऐसा है, चाहे वो गांव में है चाहे वो शहर में है, स्टैंडर्ड सेम है। ओके। जो भी स्पीड है, बैंडविड्थ है, जो भी ITUT या डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डिफाइन किया, वो सेम है। बट बस यही है कि क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर गांव तक जा रहा है या नहीं जा रहा है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। अगर मैं बात करूँ, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत विलेजेस, बहुत सिटी को वो कनेक्ट कर चुके हैं, और उनका वादा है कि विद इन कमिंग 1 ईयर और 2 ईयर में वो सारे देश को जो वो कनेक्ट कर देंगे 5G नेटवर्क से। जैसे मैं भी गांव से हूँ, मेरे गांव में ऑप्टिकल फाइबर आ चुका है, जिसको हम फाइबर टू द होम टेक्नोलॉजी हम कहते हैं। तो मेरे गांव में आ चुका है, आसपास के गांव में भी आ चुका है, तो मुझे लगता है कि और गांव में भी जल्दी आ जाएगा। तो जो भी ये आप सीमलेस कनेक्टिविटी या ऐसी चीज़ें हैं जो सुन रहे हो, वो जल्दी ही मतलब उसको एड्रेस किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में। देयर इज़ वन अदर अल्टरनेटिव, अगर ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन नहीं पॉसिबल हो पा रहा है तो देयर इज़ ए सैटेलाइट कनेक्शन, कि आपके जो टावर्स हैं वो सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेट करें, उससे भी जो सीमलेस कनेक्टिविटी या स्पीड है वो हाई होगी। जी जी। अब हमने कनेक्टिविटी के लिए बात की कि टावर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो एक बड़ी बेसिक मिथ है लोगों में कि ये जो टावर्स से रेडिएशन आती है या सिग्नल क्रॉस होता है, दिस इज़ रियली हार्मफुल। जैसे स्पेशली एक तरह की स्पैरोज़ हैं गांव में से, जो शहरों में तो अब दिखती ही नहीं हैं, तो ऐसी एक मिथ है या एक मानना जाता है कि ये सब इन्हीं टावर्स में से जो वेव्स मिलती हैं या जो रेडिएशन, जो सिग्नल क्रॉस होता है, उसकी वजह से होता है। और इनफैक्ट अगर किसी के घर में के आसपास भी टावर लगता है तो उसे हेल्थ हैज़र्ड माना जाता है कि इससे बीमारियां लगती हैं, या जेनेटिक्स में चेंज आने लगा है जहां जिन एरियाज़ में पर्टिकुलर ये है। ये कितना सच है और कितने मिथ है? इसका आंसर देने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि 2 टाइप्स की रेडिएशन होती है। एक होती है आयोनाइजिंग रेडिएशन, एक होती है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग का मतलब केमिकल बाउंड का टूटना जी। अगर ऐसी रेडिएशंस हैं जो केमिकल बाउंड को तोड़ती हैं तो उसका मतलब है आपका DNA को अफेक्ट कर रही है जी। तो जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कहते हैं कि एक्सरे या गामा रेज हैं वो ही जो हार्मफुल हैं, और जो हम रेडियो फ्रिक्वेंसीज 5G या 4G या 3G में हम यूज़ कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि ऐसी लॉन्च हो गई हैं। देयर आर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, देयर आर नेशनल स्टैंडर्ड्स, जिसके उसको इंस्पेक्ट करने के बाद ही उसको पास थ्रू होने के बाद ही उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। तो हार्मफुल नहीं है लीगली। अगर आप चेक करोगे तो लीगली कोई भी ऐसा इशू नहीं आया है। कई लोग कहते हैं कि पंछी मर जाते हैं, जानवर मर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सारा मिथ है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको प्रमोट भी कर रही है। जैसे हमारे पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के कुछ बच्चे संचार मित्रा में सिलेक्ट हुए थे, वॉलंटरी उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई थी यही चीज़ बताने के लिए, स्पेशली गांव वालों को भी ऐसा कुछ नहीं है। अब आपने बात की है कि अगर मेरे घर में टावर लगा है वो सेफ है या नहीं है, तो अगर मेरे घर में लगा है तो आई एम वेरी मच सेफ। रीज़न उसका क्या है कि देयर इज़ अ शैडोइंग इफेक्ट। अगर आप पावर मीटर लेके जाओगे ना, आप एंटीना के पास, टावर के पास बिल्कुल पास में खड़े हो तो आपको पावर कम आएगी, बिकॉज उसके शैडोइंग इफेक्ट है। एंटीना की एक लोब होती है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो है वो पैटर्न आता है। तो आप जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा दूर जाते जाओगे तो उसकी पावर बढ़ती जाएगी। एट द पीक लेवल, जब आपकी पावर बिल्कुल पीक लेवल पे आ जाएगी, हाई पावर आ जाएगी उस पर्टिकुलर नेटवर्क में, आप थोड़ा सा और जोगे तब कम होनी शुरू होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके घर में लगा है तो वो पावर का कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि जो पावर रेंज है वो भी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने प्रॉपर सेट कर रखी है कि इससे ज़्यादा किसी भी TSP ने, चाहे वो एयरटेल है, वोडाफोन है, BSNL ने, बढ़ानी नहीं है, अदरवाइज डिसिप्लिनरी एक्शन होगा उनके खिलाफ। ओके, सो वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि हम टावर के नीचे अगर आसपास रह रहे हैं तो पावर वहाँ सबसे कम है, और जहाँ दूर भी है दैट इज़ जस्ट अ पावर ऑफ द सिग्नल, नॉट द हार्मफुल वेव्स जो बढ़ रही हैं। सो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपने बताया।
अभी आपने डॉक्टर सिंह बताया कि बच्चों ने पैक से वॉलंटरीली इनिशिएटिव में काम किया, ये संचार साथी में, और लोगों को अवेयर किया। इसी बात से एक क्वेश्चन आता है कि कितनी जॉब क्रिएशन या एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है 5G टेक्नोलॉजी की वजह से, या इन अदर वेज किस तरह से ये हमारी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है? वेरी नाइस क्वेश्चन। मैं अभी रिसेंट स्टडी पढ़ रहा था, कोरिया में, यूएस में, ऐसी कंट्रीज़ में 4 से 5% तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है ड्यू टू कम्युनिकेशन, और इंडिया में भी 1% बढ़ चुकी है। और ये भी मैं पढ़ रहा था बाय 2040 300 से 400 लाख करोड़ जो है वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्योंकि आजकल कोई भी चीज़ है, कोई भी बिजनेस लगा लो, अब बिना कम्युनिकेशन के कुछ भी नहीं है। मैं कुछ देख रहा हूँ कि कई लोगों के बिजनेस व्हाट्सएप पे हैं, फेसबुक पे हैं, तो उसके लिए वो कनेक्टिविटी जो है वो 5G ही दे सकती है जैसे वो चाहते हैं। वीडियो स्ट्रीमिंग होगी या चैटिंग होगी, कुछ भी हो गया। तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज़ द बैकबोन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल बिजनेसेस। तो ऑब्वियसली इट विल कंट्रीब्यूट द इकोनॉमी ऑफ द इंडिया। जी जी, इसी चीज़ से अभी आपने बताया कि जैसे हम फेसबुक पे आज बिज़नेस कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू अपना बिज़नेस कर रहे हैं। सो इसी के साथ एक सिक्योरिटी का क्वेश्चन उठता है कि साइबर सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, और कितना सिक्योर है हमारा 5G नेटवर्क, और अगर कुछ लूप होल्स हैं तो उसका क्या फ्यूचर है कि हम उसको टैकल कर सकें या उसको मिनिमाइज कर सकें? एज़ कम्पेयर टू 4G 5G इज़ बेटर। किसी भी चीज़ में भी आप लगा लो, सिक्योरिटी में भी 5G बेटर है। और हमारे जो साइंटिस्ट हैं, डेवलपर्स हैं, वो बहुत अच्छे से नए एल्गोरिथम्स बना रहे हैं, बट उनकी एक बाउंड्री कंडीशन है जो गवर्नमेंट ने या स्टैंडर्ड ने डिफाइन कर रखी है। जो हमारे हैकर्स हैं उनकी कोई बाउंड्री कंडीशन नहीं है। तो इट्स लाइक अकेले 5G टेक्नोलॉजी पे नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है जो एक आम आदमी है उसको भी थोड़ा सोचना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक फेक कॉल आई और मुझे बहला के मुझे OTP मांग रहा है, उसमें कम्युनिकेशन का क्या रोल है? वो उसका कोई कसूर नहीं है, मैं खुद ही OTP दे रहा हूँ, तो मैं आई कैन ब्लेम 5G। तो मुझे लगता है कि 5G तो अपना काम कर ही रही है, अच्छे एल्गोरिथम्स लेके आ रहे हैं, और हैकिंग भी आगे से कम हो गई है, बट थोड़ा सा लोगों को भी अवेयर होना पड़ेगा। उनको अननोन नंबर से कोई फ़ोन आ रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि रिसेंटली मेरे मदर को फ़ोन आया जी। उसमें मेरी आवाज़ निकाल के AI टेक्नोलॉजी यूज़ की होगी, और मेरी आवाज़ निकाल के ये मेरे मदर को बोला जा रहा है कि ये देखो तुम्हारे बेटे को हमने पकड़ लिया, इसने ऐसे कोई गलती की थी और हम इस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, और इसको अगर बचाना है तो इतने पैसे यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो। तो बीइंग एक कम्युनिकेशन इंजीनियर, मैंने अपने मदर को पहले ही ऐसे अवेयर कर रखा था। तो दूसरे फ़ोन से मेरी मदर ने उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली, क्या आवाज़ थी, क्या थी, उन्होंने मुझे सेंड की और मुझे कॉल की, कहाँ हो? देन ऐसे टाइम इन यूनिवर्सिटी। देन उन्होंने जब मुझे सेंड किया, सेम टू सेम मेरी आवाज़, और अगर कोई और होते जो अगर ना बताया होता शायद मेरे मदर भेज भी देते पैसे। तो वो अवेयर थे, उसमें 5G टेक्नोलॉजी का कोई रोल नहीं है, वो कैसे बचाती। तो सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है, इन एडिशन टू द इंक्रिप्शन इन द 5G टेक्नोलॉजी। जी जी, सो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स बढ़ते जा रहे हैं, बट साथ साथ वही है कि ब्रीच के स्टैंडर्ड्स भी पैरेलली बढ़ते जा रहे हैं। सो अवेयरनेस इज द की। यस। और सिंस यू हैव अ लॉन्ग जर्नी इन टेलीकम्युनिकेशन करियर, तो आपसे, आपके नज़रिए में, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से फ्यूचर इनोवेशंस क्या होंगी टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर में? 5G के आगे अब और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा सा हम बाउंडेड हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज़ द कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जी। तो कुछ जैसे मैंने कोई राउटर है या कुछ सर्वर है एक कंपनी का लिया, तो मुझे सॉफ्टवेयर भी उसी कंपनी का लेना पड़ेगा, या जिसकी उनके साथ कोलैबोरेशन उसका लेना पड़ेगा। तो प्रोप्राइटरी वर्ड एक आ जाता है इन चीज़ में। तो मुझे ये लगता है कि आगे जो आने वाला सिस्टम होगा दैट विल बी ओपन, कि आप किसी का भी हार्डवेयर खरीदो और किसी का भी सॉफ्टवेयर यूज़ करो। और इंक्लूजन ऑफ AI, देयर इज़ वन टर्म रेडियो एक्सेस नेटवर्क, जो एक बहुत ही मेन पार्ट है 5G टेक्नोलॉजी का। वो AI इनेबल्ड हो जाएगा, खुद ऑटोनोमस डिसीजन लेने लग जाएगा। आज हम बिलियंस ऑफ IoT सेंसर्स जो है कनेक्ट कर पा रहे हैं, हम फ्यूचर में उससे ज़्यादा कर पाएंगे। और
ये क्लेम है अगर 6G हमारे पास जल्दी ही आ जाती है तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि जो लेटेंसी है वो लेस देन मतलब इन द टर्म्स ऑफ माइक्रो सेकेंड में हो। तो यू कैन इमेजिन द स्पीड, तो सिक्योरिटी भी ऑब्वियसली हाई होगी। तो मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ कि जो आने वाला फ्यूचर है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का वो एक अच्छा इकोसिस्टम होगा, ए वेरी गुड combination of optical fiber communication, free space optics, wireless communication, IoT and other type of communication system जिसमें seamlessly interface होगा और connectivity होगी। Congratulations to you, आप के पैक की जो एक 5G लैब है, यूज केस लैब है, वो it's being ranked one among 100 of the other labs of same वैल्यू। बट अब जानना चाहेंगे हमारे ऑडियंस के लिए भी कि क्या अलग है इस लैब में, किस तरह से इस लैब में चेंज ऐसे लाए गए हैं कि ये सबसे बेटर लैब कंसीडर की जाती है, और इसको कैसे एक्सेस अगर करना चाहे कोई somebody wants to कैसे किया जा सकता है, क्या काम होता है वहाँ? सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का, जिन्होंने हमें ये इतनी काफ़ी एक्सपेंसिव लैब है ये अवार्ड की लैब हमें पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज को, और उसके बाद हमारे डायरेक्टर प्रोफेसर राजेश भाटिया जी, हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी, जिन्होंने बहुत एफर्ट्स और बहुत सपोर्ट किया इस लैब को डेवलप करने के लिए। नाउ लेट्स कम टू द आंसर के हाउ डिफरेंट वी आर कि हमें नेशनल लेवल पे इंडियन मोबाइल कांग्रेस में हमें यूनियन मिनिस्टर ने अवार्ड दिया है ये, जिसमें हम फर्स्ट आए हैं 100 लैब्स जो अवार्ड है, जिसमें IITs, NITs और एमिनेट इंस्टीट्यूट्स इन्वॉल्व थे। तो मैं हमेशा ये समझता हूँ कि बेसिक काम तो हमने करना ही है, हाउ डिफरेंट वी आर दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हमारी लैब ने क्या किया कि इन एडिशन टू द मेकिंग यूज केसेस, पब्लिकेशंस इन बुक्स, बुक चैप्टर्स और जर्नल्स और पेटेंट्स, हमने इवेंट्स करवाए जिसमें स्कूल स्टूडेंट्स को भी बुलाया हमने, उनको बताया कि ये 5G लैब है, अगर आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाते हो और आप 5G लैब में टेस्ट करना चाहते हो कि 5G नेटवर्क में कैसा ये रिस्पांस करेंगे, प्लीज़ कम टू आवर इंस्टीट्यूट। जैसे आसपास की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी हमने बुलाया, ऐसे इवेंट्स करवाए और फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी करवाया। और मेन जो मुझे लगता है ये लगा कि हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने अपने खुद के स्टार्टअप शुरू किए हैं। जैसे एक बच्चा 5G इनेबल्ड ड्रोन बना रहा है कि 5G में सिम डालो और ड्रोन को उड़ाओ, तो वो 5G के थ्रू वो ड्रोन चलेगा। एक बच्चा है वो 5G इनेबल्ड बना रहा है मेडिसिन डिस्पेंसर फॉर ओल्ड एज के लिए या किसी के भी लिए, जिसमें डिफरेंट बॉक्सेस होंगे, उसमें आप मेडिसिन डालो और ऐप से वो कंट्रोल हो जाता है। वो जब आपने वो मेडिसिन लेनी है वो अपने आप खुलेगा और आपको बताएगा कि आपने मतलब ये मेडिसिन लेनी है। स्पेसिफिकली जो जैसे जिसकी आंखों का ऑपरेशन होता है उसको 15-15 20-20 मिनट बाद ही वो डालनी पड़ती है। अगर थोड़ा सा भी मतलब आगे पीछे हो गया देन देयर इज ए प्रॉब्लम। तो इन चीज़ों में हमारे बच्चे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, स्टार्टअप्स खोल रहे हैं। अभी मैं मोबाइल कम्युनिकेशन एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, उसमें मेरे पास 122 बच्चे हैं जो इस सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं। और पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं वेरी ब्राइट स्टूडेंट, क्योंकि हमारे जो है अराउंड 30,000 के नीचे जो रैंक है जेई का, वो एडमिशन उनको मिलती है। तो यू कैन इमेजिन के कितने ब्राइट स्टूडेंट हैं। तो वो स्टूडेंट्स के मैंने 10-10 के ग्रुप्स बनाए और मेरे पास लिबर्टी है कि कितने मार्क्स का मैंने मिड टर्म रखना है, कितने मार्क्स का एंड टर्म रखना है या असाइनमेंट। तो मैंने मिनिमम मिड टर्म रखा, मिनिमम एंड टर्म रखा, मैंने लैब और प्रोजेक्ट को ज़्यादा मार्क्स दिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो भी चीज़ मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ हमारे पास अगर फैसिलिटी है वी शुड यूज़ इट। तो ऐसे करके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स डिफरेंट बच्चों को दे दिए। अगर मुझे लगा कि भी हाँ भी ये 2-3 इतने अच्छे प्रोजेक्ट हैं जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं, स्टार्टअप खोल सकते हैं, तो दीज आर सम डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट आइडियाज़ जो हमें दूसरों से डिफरेंट बनाए, शायद तभी हमें ये फर्स्ट प्राइज़ मिला है। जी। टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप्स, आपने अभी जिक्र किया कि पैक के कुछ बच्चे हैं जो स्टार्टअप्स ऑलरेडी दे आर वर्किंग ऑन इट। तो अगर हम इसे रिलेट करें हमारे हिंदुस्तानी गवर्नमेंट की आत्मनिर्भर भारत की एक पहल की और एक कोशिश की, तो क्या फ्यूचर है स्टार्टअप्स का 5G टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क? इसका आंसर देने से पहले मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। आज से 10 साल पहले म्यूचुअल फंड्स में गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कर रही थी। हाँ जी।
भी आप म्यूचुअल फंड में पैसे डालो, Invest पैसे कीजिए। डालो, और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी गवर्नमेंट मतलब एक्सपेक्ट कर रही थी और गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर रही थी। आज गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है एंटरप्रेन्योरशिप को, करोड़ों पैसे, करोड़ों रुपए मिल रहे हैं डिफरेंट फंडिंग स्कीम से, DST से, UGC से, या MIT से, देयर आर मैनी स्कीम्स। और 10 साल बाद वो बंद हो जाएंगे, मार्क माई वर्ड्स, तब गवर्नमेंट पैसे लेगी स्टार्टअप खोलने के लिए। करेक्ट। आज पैसे दे रही है, तब पैसे लेगी। जी। तो स्टार्टअप कंट्रीब्यूट कैसे करेगा, स्पेसिफिकली इन द कम्युनिकेशन फील्ड। IMC हुई थी, इंडियन मोबाइल कांग्रेस, दिल्ली में, वहाँ पे मैं गया था, तो वहाँ पे एग्जीबिशन लगी थी और आई थिंक बहुत ही ज़्यादा स्टार्टअप्स वहाँ पे आए थे। आई वॉज रियली सरप्राइज्ड कि इंडिजीनियस वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, राउटर्स बना रहे हैं, स्विचेस बना रहे हैं, एंटीनास बना रहे हैं, 5G कोर बना रहे हैं, वो इंडिजीनियस बना रहे हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स भी हम इंडिपेंडेंट हो जाएं, हमें दूसरों देशों की ज़रूरत ही ना पड़े, देन यू कैन इमेजिन वो कितना कंट्रीब्यूट कर पाएंगे हमारी इकोनॉमी को। तो दिस इज़, आई वुड से, इतना ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है स्टार्टअप्स का। आई मस्ट से कि जो भी बच्चे 4 साल के बीटेक में या किसी प्रोग्राम में भी आते हैं, फर्स्ट ईयर में अपना स्टार्टअप आइडिया सोच के सेकंड ईयर में खोल के, अगर फेल होना है जल्दी फेल हो जाओ, स्टार्टअप फेल हो गया चलो ठीक है जी, पर पढ़ तो रहे ना साथ में। अगर सक्सेसफुल हो गए 4 साल में, तो आप अपने स्टार्टअप पे ही ध्यान दो। जी, मोर और लेस वो आपको एक्सपीरियंस तो देके ही जाएगा, इवन इट्स अ सक्सेसफुल वन और अनसक्सेसफुल वन। जी, आई ऑलवेज से फेल फास्ट। जी, जिसमें होना है जल्दी फेल हो और जल्दी जल्दी नहीं स्टार्ट करो। जी, अगर उसको ही आप लिंगर ऑन करते जाओगे 6-7 साल, तो फिर कोई फायदा नहीं। डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो आपका एक रीसेंट एक्सपीरियंस विच इज़ अगेन अ वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फॉर अचीविंग दैट। आपका ऑप्टिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर USA में रिसेंटली आपने द इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्टिक्स में अभी एक प्रोजेक्ट पे आप थे, रिसेंट आपका एक्सपीरियंस रहा है, क्या था वो प्रोजेक्ट और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? थैंक यू सो मच। उसमें जो है, मुझे UGC ने एक रमन फेलोशिप में जी USA भेजा था पोस्ट डॉक करने के लिए। दिस इज़ ए रिसर्च एक्सपीरियंस आफ्टर PhD। और वो भेजा था द इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्टिक्स इन यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर, न्यूयॉर्क, USA। ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्टिक्स फील्ड में नंबर 1 इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड में। एंड बहुत ही कृपा रही है कि मैं वहाँ पे एक काम करके आया हूँ। और जो मेरा प्रोजेक्ट था वो था ऑल ऑप्टिकल इंक्रिप्शन। कि जो ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थी, अगर मैं ऑप्टिकल कम्युनिकेशन की बात करूँ, उसको पहले इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करो, उसको सिक्योर करो, फिर ऑप्टिकल में कन्वर्ट करो, फिर ट्रांसमिट करो, देन यू कैन इमेजिन उसमें टाइम और इक्विपमेंट्स कितने ज़्यादा और कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो व्हाट आई डिड कि मैंने कुछ ऐसे एल्गोरिथम्स बनाए जो ऑल ऑप्टिकल हों, जिसमें कन्वर्जन की जरूरत ना पड़े, ऑप्टिकल सिग्नल को ही प्रोसेस करके उसको इनक्रिप्ट बनाया था। हाँ, इनक्रिप्टेड सिग्नल मैंने बनाया था। तो दैट वाज माय प्रोजेक्ट आई डिड ड्यूरिंग माय पोस्ट डॉक। दैट्स वेरी न्यू आइडिया। एंड और बहुत शॉर्ट टाइम में आप हमें इन शॉर्ट बता दीजिए कि आप किन किन और ऐसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं जो टेलीकम्युनिकेशन का फ्यूचर हो सकते हैं? जी, काफ़ी वर्टिकल्स में काम कर रहा हूँ। एक तो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में तो मैं कर ही रहा हूँ, जिसमें मल्टी बैंड कम्युनिकेशन आ गई है, क्योंकि अभी हम C+L बैंड में काम कर रहे हैं। और भी बैंड है, OF बैंड है, SC बैंड है, L बैंड है। तो ऐसे बैंड्स अभी मतलब कुछ बैंड अनयूटिलाइज्ड हैं। तो मैक्सिमम जो कैपेसिटी है दैट वाज अराउंड 213 नैनोमीटर उसकी है बैंडविड्थ। अभी तक प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो पाई ऑप्टिकल फाइबर की। तो मेरी ये है एम के उसको प्रॉपर यूटिलाइज किया जाए। अगर ऑप्टिकल फाइबर हमने यूज़ की है तो बेटर टू यूज़ द रिसोर्सेज इन बेटर वे। तो ये तो एक मेरा प्रोजेक्ट है। दूसरा, रिसेंटली मुझे एक प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से, दैट इज़ RF हार्वेस्टिंग फॉर IoT डिवाइसेस एंड कैमराज। उसमें हमारा ये आइडिया था कि हम जो RF सिग्नल्स हैं उनसे जो पावर है वो हार्वेस्ट करें और आगे दें IoT सेंसर्स और कैमरास को, कि उनको बाहर कोई एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत ना पड़े, वायर की ज़रूरत ना पड़े, सोलर पैनल की ज़रूरत ना पड़े, कि जस्ट वो एंटीना होगा, एंटीना रिसीव करेगा RF सिग्नल को, आगे रेक्टीना लगा होगा और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा होगा और सीधा वो बाइस करेगा IoT सेंसर को और कैमरे को। तो ऑटोनॉमस वो बन जाएगा। दिस इज़ आवर प्रोजेक्ट और हमने प्रोटोटाइप बना लिया है वो। तो वी हैव 1 ईयर मोर, तो उसमें हम एक अच्छा प्रोडक्ट बना लेंगे।
तीसरा जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो है एंटीना डिज़ाइन पे। हम मैसिव माइमो एंटीनास, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट एंटीनास बना रहे हैं 5G टेक्नोलॉजी के लिए। कुछ हम बना रहे हैं 6G टेक्नोलॉजी के लिए भी एंटीना बना रहे हैं, बट वो सिमुलेशन बेस्ड ही अभी कर रहे हैं। वी डू हैव सम सिमुलेशन सॉफ्टवेयर इन आवर लैब, तो उसमें कुछ हम ये भी कर रहे हैं। In another project, one of my PhD students in working on next generation passive optical networks. Okay. Basically वो होता है कि फ्रंट हॉलिंग के लिए 5G फ्रंट हॉल 6G फ्रंट हॉल। रिसेंटली हमारा एक पेपर पब्लिश हुआ है जिसमें हमने क्या किया है कि हमने ऑप्टिकल डाटा सिग्नल भी ट्रांसमिट किए हैं और पावर सिग्नल भी ट्रांसमिट किया है एक ही फाइबर में। हाँ, उसमें ये होगा कि वो जो पावर सिग्नल होगा रिसीवर साइड में उसको रिसीव करके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके और आप बाइस कर सकते हो किसी भी IoT डिवाइस को। और वो माइंस एप्लीकेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो ये कुछ प्रोजेक्ट हैं जो हमारे चल रहे हैं लैब में। बेस्ट विशेस फॉर योर प्रोजेक्ट्स। जैसे कि हमने जाना कि 5G सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन अपग्रेड नहीं है, बल्कि भारत के डिजिटल फ्यूचर पर एक आधारशिला की तरह काम कर रहा है। ये सिर्फ हमारी इंटरनेट की स्पीड नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि आने वाले फ्यूचर के जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो आने वाला फ्यूचर है हमारा, उसके लिए एक बहुत स्टेपिंग स्टोन है, एक स्ट्रॉन्ग स्टोन है जिसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे, टेलीकम्युनिकेशंस में बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी में बढ़ेंगे। डॉक्टर सिंह, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय निकाला और इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बहुत ही सरल शब्दों में हमारे ऑडियंस, हमारे व्यूअर्स को समझाया 5G क्या है और आने वाला फ्यूचर क्या है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपसे फिर होगी मुलाकात। आज दीजिए इजाज़त। नमस्कार।